हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। मैं रोहित कुमार। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको ये मध्यकालीन भारत स्टार्ट करा दिया था, तो जिसने भी ये मेरी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से वीडियो देख सकता है। तो भाई ऐसा था कि कुछ हम रिवाइज कराते हैं कि क्या हुआ था कि प्रथम अरबी आक्रमण किसने किया था और तुर्की आक्रमण किसने किया था, इस बारे में बता देते हैं आपके लिए। पुरानी वीडियो में यही बताया है। 711 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, उस समय जो अरब का जो खलीफा थे वो वाजिद अली थे, और जो वहां के शासक थे वो थे मंसूर हजाज। श्रीलंका के राजा ने मंसूर हजाज के लिए गिफ्ट भेजा। उस गिफ्ट को लूट लिया जाता है देवल वाले क्षेत्र में, और देवल क्षेत्र कहाँ था, अपने इंडिया में। और उस समय राजा तो कौन था, दाहिर। मतलब दाहिर के द्वारा उस उपहार को, उस गिफ्ट को लूट लिया जाता है। ये बात मंसूर हजाज को पता चलती है। तो भाई उन्होंने कहा ये हरकत किसने करी, तो वह मोहम्मद बिन कासिम, ये नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम को वो नियुक्त करता है और कहता है कि भाई आप सेना लेकर जाओ किसके पास, दाहिर के पास, और वे परास्त करके आइए। तो 712 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम दाहिर पर आक्रमण करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कि दाहिर जो मोहम्मद बिन कासिम में अपना तीर छोड़ते हैं, तीर छोड़ने के बाद हाथी को लगता है और हाथी गिर जाता है। तो उसकी सेना को ये लगता है, दाहिर की सेना को यह लगता है कि दाहिर की मृत्यु हो चुकी है, सेना पीछे हट जाती है। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम 712 ईसा पूर्व में विजयी होता है, और जो दाहिर की दो पुत्रियां थी वह उसे ले आता है। लेकिन दाहिर की जो पुत्रियां थी उनके मन में एक, कहते हैं कि उनके मन में यह था कि इन्होंने मेरे पिताजी को मारा है तो मैं इसे बदला लेकर रहूंगी। तो एक बदला की भावना थी। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम मंसूर हजाज के पास पहुंचता है अपनी विजय को लेकर, बहुत खुश होता है। लेकिन इतने में ही वो दो लड़कियां कहती है कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब अच्छा व्यवहार नहीं किया, इस बात को सुनकर मंसूर हजाज और वाजिद अली बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। तो वह उसे मौत की सजा देते हैं। तो अगर कभी भी एग्जाम में आए कि प्रथम अरबी आक्रमण किसने किया, तो मेरे प्यारे साथियों आपको मोहम्मद बिन कासिम टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद करते हैं तुर्की आक्रमण कौन सा हुआ पहले। जैसे कि समृद्ध साम्राज्य और एक तुर्की साम्राज्य, या आप बोलो तुर्की साम्राज्य या समृद्ध साम्राज्य। एक गुलाम कमांडर था, कौन, अल्पतगीन एक गुलाम कमांडर था, और उसका एक गुलाम था सुबक्तगीन। अल्पतगीन और सुबक्तगीन अफगानिस्तान जाते हैं, और वहां पर 1962 ईस्वी से और 962 ईस्वी से और 963 ईस्वी में क्या करते हैं, अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। होता क्या है कि कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद क्या होता है कि भाई अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है। और हाँ, एक बात और हुई थी इसी बीच, जो अल्पतगीन की लड़की थी उनका जो दिल है वो सुबक्तगीन पे आ जाता है। उन दोनों का निकाह होता है, विवाह होता है, मैरिज होती है, शादी होती है, बल्ले बल्ले होती है भाई साहब। तभी क्या होता है कि जो सुबक्तगीन जो होता है वो राजगद्दी पे बैठता है, और 1970 की ईस्वी की बात है। तब क्या होता है कि जो सुबक्तगीन होता है वह जयपाल पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है, जयपाल पर। और जयपाल कहाँ के राजा थे, वो सिंधु घाटी के क्षेत्र के राजा थे। सिंधु घाटी क्षेत्र उस समय अपने इंडिया में ही था, तो उस पर वो आक्रमण करता है। तो कहते हैं कि जो प्रथम तुर्की आक्रमण हुआ वह किसके द्वारा हुआ, वह हुआ सुबक्तगीन के द्वारा। तो सुबक्तगीन ने आक्रमण किया, ठीक है। अब बात की थी हमने मोहम्मद गजनवी की। मोहम्मद गजनवी की अगर बात करते हैं तो उसको पता है कि इसने 17 बार इंडिया पर आक्रमण किया। हालांकि बोल सकते बहुत पराक्रमी था, बहुत इन्होंने धन संपदा लूटी अपनी इंडिया से, बहुत ही धन संपदा। और बताएं आपके लिए, सुबक्तगीन जो थे वो औलाद थे किसकी, मोहम्मद गजनवी सुबक्तगीन के औलाद थे, उनके पुत्र थे। अब बात करते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में। देखिए हल्के हल्के मिडावल हिस्ट्री में हम पहुंच जाएंगे। जैसे गुलाम कमांडर आ गया तो कहीं ना कहीं गुलाम वंश का यहां से शो हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं महमूद गजनवी। अब जैसा कि ये हमने व्हाइट बोर्ड पर दिया हुआ है कि सुबक्तगीन के पुत्र थे। दूसरा पॉइंट, 17 बार भारत पर आक्रमण किया और खलीफा का सेनापति था। देखिए इन इस्लामियों ने जो आक्रमण किया, कहते हैं कि जैसे कि अंग्रेज आए। क्यों आए अंग्रेज, क्योंकि अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए और यहां से अपना व्यापार करने के लिए।
उसी प्रकार से हुआ क्या था कि जो आपका महमूद गजनवी था, ये गजनी से था, मतलब जो कि अफगानिस्तान में है, तो ये अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आया था और यहां से धन संपदा लूटने के लिए आया था। सीधे सीधे उसका मोटिव यही था और कोई उद्देश्य नहीं था। तो मैं आपसे क्या बोला कि सुबुक्तगीन के पुत्र था, इसको याद रखिएगा। 17 बार भारत पर आक्रमण किया, खलीफा का सेनापति था। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसके प्रमुख आक्रमण थे। जैसे 17 बार आक्रमण किया, तो मैं 17 के 17 आक्रमण आपको नहीं बताने वाला। जो बहुत ही इंपोर्टेंट रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, हम आपको वही बताएंगे। हुआ क्या था कि देखिए 1000 ईस्वी से 1001 ईस्वी के बीच में युद्ध हुआ। वो क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुबुक्तगीन ने 970 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया। उस समय जयपाल की हार होती है। यही काम उसके पुत्र ने किया। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में जयपाल पर आक्रमण किया और क्या हुआ, जयपाल इसमें हार गया और उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। पहली विजय ऐसे याद रखेंगे, 1001 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में उन्होंने क्या हुआ, आक्रमण किया। ठीक है, अगला आक्रमण बात करते हैं 1005 ईस्वी का आक्रमण। 1005 ईस्वी का आक्रमण बिल्कुल रट लीजिए साथ साथ। और मैं आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी पेन और कॉपी, अपने जो भी नोट्स हैं बना कर रखिए। हालांकि मैं बिल्कुल आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो तब भी आप अपनी जो कॉपी और पेन साथ में लीजिए। इससे क्या होता है कि जब आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में एक हिट करती है चीज और आपको याद होती है। ठीक है, 1005 ईस्वी का आक्रमण, इसमें क्या होता है कि ये अब्दुल फतेह दाऊद पर आक्रमण करता है। इसमें क्या होता है कि दाऊद की इसमें हार होती है। पहली विजय, इसकी दूसरी विजय थी। इसके बारे में बात करते हैं 1008 ईस्वी का आक्रमण। इसमें क्या होता है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि आनंदपाल की हार, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे कि जयपाल ने आत्महत्या की थी, बिल्कुल ठीक, उन्हीं का पुत्र था आनंदपाल, आक्रमण करता है। तो इसमें भी क्या होता है, आपकी महमूद गजनवी की विजय होती है, जीत होती है। ये 3 सेनाओं को लेकर जाता है। कौन कौन सी? ग्वालियर, कन्नौज, उज्जैन। मतलब जो आपके आनंदपाल थे, आनंदपाल जो थे वह ग्वालियर, कन्नौज और उज्जैन की तीनों सेनाओं को लेकर जाते हैं महमूद गजनवी के पास, और कुछ भी नहीं मिलता परिणाम। हार होती है आनंदपाल की और जीत होती है महमूद गजनवी की। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद 1018 ईस्वी से 1019 ईस्वी का युद्ध। इसमें क्या होता है, देखिए अब थोड़ी चीजें इंटरेस्टिंग आएगी। जो भी चीज बढ़िया होगी मैं आपको बिल्कुल एक तरीके से ब्रीफ में और बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए 1018 ईस्वी से 1019 ईस्वी का युद्ध। इसमें क्या होता है, कन्नौज के शासक राजपाल पर आक्रमण होता है। कौन? कन्नौज के शासक कौन थे? राजपाल पर आक्रमण होता है। क्या होता है कि राजपाल भाग जाता है युद्ध छोड़कर। उसे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वह भाग जाता है। होता क्या है, चंदेल वंश के शासक विद्याधर को यह बात पता चलती है। कहा कि चंदेल वंश के शासक विद्याधर को यह बात पता चलती है और वह विद्याधर के द्वारा उसकी हत्या करवा दी जाती है। यह बात समझ में आई आप लोगों को कि हुआ क्या कि 1018 ईस्वी 1019 ईस्वी का युद्ध क्या हुआ कि कन्नौज के जो शासक था राजपाल पे आक्रमण हुआ। राजपाल क्या होता है, युद्ध छोड़ के भाग जाता है। यह बात विद्याधर को पता चलती है, जो कि चंदेल वंश का शासक है। उसके द्वारा राजपाल की हत्या करवा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कहानी कहां जा रही है। 1021 ईस्वी से 1022 का आक्रमण। इसमें क्या होता है, अब महमूद गजनवी भाई कह रहा है कि हमने जिस बंदे को हराया उसको किसने मारा, उसकी हत्या किसने करवाई, तो क्यों ना उसको ही हराया जाए। तो विद्याधर जो कि चंदेल वंश के शासक थे, वह उन पे आक्रमण करता है। लेकिन विद्याधर कहते भैया ना,
बोल ना ना ना, हमें युद्ध नहीं करना, हमें तो करनी है क्या, संधि। तो भैया देखिए, विद्याधर से संधि होती है कब, 1021 ईस्वी से 1022 ईस्वी में युद्ध नहीं होता, संधि हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण मैंने स्टार लगा दिया है, यानी 6 स्टार लगा दिए मैंने। देखिए आप लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको बताऊं, चाहे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, सुपर टेट, एसटेट, मतलब जहां भी आपसे जीएस पूछी जाएगी, कभी कभी ऐसा होगा कि ये क्वेश्चन नहीं आता, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं आपसे बोलूँ आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 1024 ईस्वी से 1025 ईस्वी का आक्रमण, सोमनाथ का मंदिर जिस पे आक्रमण किया गया था, जो गुजरात में है, आपको पता ही होगा वाली बात। तो इस पर महमूद गजनवी आक्रमण करता है। तो और ये सोमनाथ मंदिर कहां पर है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या सोमनाथ मंदिर गुजरात में सौराष्ट्र तट पर है, रट लीजिए, सोमनाथ मंदिर गुजरात में सौराष्ट्र तट पर है। और ये क्योंकि कहते हैं कि ये जो आक्रमण था वो महमूद गजनवी का एक बहुत प्रमुख आक्रमण था। आप मुझसे बोलेंगे क्यों, तो मैं आपको इसका आंसर दूंगा, क्योंकि भाई इसमें इसको इतना धन संपदा मिलती है, इतनी धन संपदा मिलती है, सोना वोना जेवरात वरात क्या क्या इनको मिलता है, यानी कि कुल मिलाके इन्होंने बहुत ज्यादा लूटा। सोमनाथ मंदिर को उन्होंने लूट ही लिया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण रहा है। हुआ क्या, जब गजनी यानी कि महमूद गजनवी, गजनी मैंने क्या बताया, गजनी कहां पर, अफगानिस्तान में, ठीक है। जब महमूद गजनवी कहां लौट रहा था, गजनी लौट रहा था, तो हुआ क्या कि जाटों ने उस पर आक्रमण किया। अब स्थिति कुछ भी रही हो, लेकिन वह चुपचाप वहां से चला गया। कहते शेर कब तक शांत रहेगा। हालांकि मेरा कोई ऐसा बोल नहीं है कि शेर कहना, लेकिन गजनवी बहुत पराक्रमी रहा होगा, ठीक है। हुआ क्या, 1027 ईस्वी का आक्रमण, इसमें क्या होता है, ये अंतिम आक्रमण था, अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण क्या था, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही जो महमूद गजनवी था वह गजनी को वापस जा रहा था, तो जाटों ने अटैक किया। लेकिन जाटों ने अटैक किया तो उसको रिप्लाई देना था, उसको उत्तर देना था, उसका मतलब उसने फिर उसी भावना के साथ 10 यानी कि 1027 ईस्वी को आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, जाटों पर आक्रमण किया भाई साहब। तो उसमें भी उसकी विजय होती है। फाइनली इसके बाद आप देख रहे होंगे 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में मात्र 59 साल की आयु में महमूद गजनवी का निधन होता है। कोई कहता है टीबी रोग, मतलब किसी से मौत हो जाती है, ठीक है। देखिए जो इसने आक्रमण किए वो क्षेत्र आप रट लीजिए। हालांकि मैंने ट्रिक तो नहीं, बट मैंने कोई तरीका निकाला, जैसे कि समझिए कि कहां से मैंने जो स्टार्ट हुए हैं क्षेत्र, वो मैं पहले दिए, काबुल, कन्नौज, कांगड़ा, कश्मीर, काबुल, कन्नौज, कांगड़ा, कश्मीर। अब बात से स्टार्ट है, बुंदेलखंड, बंगाल, याद हुए, काबुल, कन्नौज, कांगड़ा, कश्मीर, बुंदेलखंड और बंगाल, ओके। मथुरा, त्रिपुरी, ग्वालियर, पंजाब, दिल्ली, थानेश्वर, ये कुछ स्थान है जहां पर उन्होंने आक्रमण किए और मोस्टली जगहों पर वह विजय भी हुआ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था, बैराम शाह। बैराम शाह, इस नाम को हम आगे भी सुनेंगे, बैराम शाह, ठीक है। तो हम इस चीज को रिवाइज करते हैं एक बार बहुत तेजी से, बिना किसी देरी के। देखिए महमूद गजनवी सुमुक्तगीन के पुत्र थे, 17 बार भारत पर आक्रमण किया, खलीफा का सेनापति था। आक्रमण करने के कारण दो ही कारण थे, एक तो अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना और दूसरा क्या कि बाकी धन संपदा को लूटना, ठीक है। बात करते हैं सबसे प्रथम आक्रमण जो हुआ 1000 ईस्वी से 1001 ईस्वी के बीच में जो आक्रमण हुआ वह कहां पर हुआ था, गजनी ने अपने पिता की तरह जयपाल पर आक्रमण किया। और इसमें क्या होता है,
जो जयपाल होता है वह हार जाता है, ठीक है, और वह आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। 1005 ईस्वी का जो आक्रमण था उसमें क्या होता है, अब्दुल फतेह दाऊद, कौन, अब्दुल फतेह दाऊद, इसमें क्या होता है, दाऊद की हार होती है। उसके बाद क्या आता है कि जो आप देख रहे होंगे 1008 ईस्वी का आक्रमण, इसमें क्या हुआ था कि आनंदपाल था, कौन, आनंदपाल कौन था, जयपाल का लड़का, तो वह अपनी 3 सेनाओं के साथ, 3 क्षेत्रीय सेनाओं के साथ, कौन कौन सी सेना, ग्वालियर, कन्नौज, उज्जैन की सेनाओं के साथ लेकर युद्ध करता है महमूद गजनवी से, लेकिन इसमें इसकी हार होती है। उसके बाद की बात करते हैं 1018 ईस्वी से 1019 ईस्वी का युद्ध। इसमें क्या होता है कि कन्नौज के शासक राजपाल पर आक्रमण करते हैं, लेकिन जो कन्नौज के शासक राजपाल पर आक्रमण करता है कौन, महमूद गजनवी। इसमें भी क्या होती है कि राजपाल की हार होती है, और राजपाल क्या होता है, हार के युद्ध छोड़ के भाग जाता है। यह बात पता विद्याधर को, और विद्याधर इसकी हत्या करवा देता है। आगे बात करते हैं, देखिए आप 1021 ईस्वी से 1022 ईस्वी का आक्रमण। इसमें क्या होता है कि जो महमूद गजनवी होता है वह विद्याधर पर आक्रमण करने ही जाता है, लेकिन उसमें क्या होती है, संधि हो जाती है, दोनों की संधि हो गई। अब बात करते हैं अगला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1024 ईस्वी से 1025 ईस्वी का आक्रमण। इसमें क्या होता है कि ये सोमनाथ पर आक्रमण करता है, कौन, महमूद गजनवी। इसमें इसकी विजय होती है, और एक प्रमुख आक्रमण था, क्यों, क्योंकि इसमें इसको बहुत सारे धन संपदा मिलती है। जैसे ही इस अटैक के बाद जैसे ही जो महमूद गजनवी होता है वह लौटता है अफगानिस्तान यानी गजनी क्षेत्र की ओर, तब जाटों के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, वह चला जाता है लेकिन वापस करता है 1027 ईस्वी में, वह जाटों पर अटैक करता है और उसमें इसकी विजय होती है। अंततः 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, मात्र 59 साल की उम्र में, 59 ईयर्स की एज में ये सिधार जाते हैं, परलोक सिधार जाते हैं। देखते हैं कि और इसके जो द्वारा आक्रमण किए गए क्षेत्र कौन से थे, काबुल, कन्नौज, कांगड़ा, कश्मीर, बुंदेलखंड, बंगाल, मथुरा, त्रिपुरी, ग्वालियर, पंजाब, दिल्ली और थानेश्वर। याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। बात करते हैं कि गजनी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, बहराम शाह, ठीक है। अब बात करते हैं गौरी साम्राज्य। इस गौरी के नाम से आपको यह समझ में तो आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी की बात हो रही है। इस बारे में चर्चा करते हैं, बिल्कुल रटवा दूंगा मैं, मस्तिष्क में बसा दूंगा आपके, बस मेरे साथियों साथ बने रहिए। और अपनी, हाँ, एक निवेदन फिर से करूंगा कि कॉपी और कलम अपने साथ में रखिए और नोट करते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। गौरी साम्राज्य, मोहम्मद गौरी, यानी कि जो मोहम्मद गौरी कहां से आया था, गोर क्षेत्र, कहां से आया था, गोर क्षेत्र। और गोर क्षेत्र आज कहां है, अफगानिस्तान में है। जाके वो ये कौन है, राशिद जो बॉलर है, खतरनाक बॉलर है यार, और नबी बॉलर जो है भाई मेरे को तो बड़ा फेवरेट है मेरा। आई थिंक बहुत अच्छा इन्होंने कर लिया है क्रिकेट में, मतलब मुझे ये बातें आपसे शेयर तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ यार देखता हूँ मैं, जैसे भी जब भी मैं आईपीएल देखता हूँ तो उसमें राशिद खान, ओहो क्या बॉलिंग है उसकी, अमेजिंग बॉलिंग है, और उसकी बैटिंग बहुत खतरनाक है यार, उस बंदे को सैल्यूट है यार, ठीक है। तो गौरी साम्राज्य, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो ये कहां से आया था, गोर क्षेत्र से आया था। तो इसके हम पहले आक्रमण की बात करते हैं, 1175 ईस्वी का आक्रमण। 1175 ईस्वी का आक्रमण क्या होता है, इसमें जो मोहम्मद गौरी जो होता है मुल्तान क्षेत्र पे आक्रमण करता है, वर्तमान पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान, अगर मैं आपसे कहूं कि जो मोहम्मद गौरी के द्वारा आक्रमण किया गया पहला क्षेत्र कहां था, इंडिया में था, क्यों, अब वर्तमान में पाकिस्तान में है ना, लेकिन पहले, अब तो भैया वर्तमान में पाकिस्तान में, पहले तो भैया 1175 ईस्वी कब की बात कर रहे हैं, तब तो भैया अपना पूरा इंडिया एक ही था ना, है ना, ठीक है। तो मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण करता है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान होता है, उसमें विजयी होता है कौन, मोहम्मद गौरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1168 का आक्रमण, इसको थोड़ा सा हम बढ़िया तरीके से समझाएंगे। 1168 ईस्वी का आक्रमण जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मेरा नाम उसी का आ रहा है, मोहम्मद गौरी
गुजरात वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है। और इस समय जो यहाँ के राजा थे वो भीमदेव सेकंड यानी कि द्वितीय थे, और जिनकी माता थी बहुत शार्प माइंडेड थी, संरक्षिका थी। इनकी माता जो नायिका देवी है, आप देख रहे होंगे, संरक्षिका थी, एज ए मतलब बॉडीगार्ड। मतलब कोई भी परेशानी आएगी तो भाई साहब भीमदेव के ऊपर तो पहले माता जी से गुजरेगी उनके। तो माता जी इनकी एक शील्ड थी, कवच थी, संरक्षिका थी। होता क्या है कि जो मोहम्मद गौरी होता है, जैसे कि गुजरात पे आक्रमण कर रहा है, गुजरात आपका अफगानिस्तान से आप मैप देखेंगे तो नीचे आप देखिए, नीचे जब साउथ में जाएंगे तब नीचे के लिए है। तो क्या होता है, जैसे मोहम्मद गौरी जीतते हुए राजस्थान होते हुए आता है तो यहां पर एक माउंट आबू है। क्या ये माउंट आबू कहां? राजस्थान में। तो माउंट आबू ये एक हिल एरिया है, हिल क्षेत्र। अब उसको तो पता नहीं था ना मोहम्मद गौरी कुछ है यहां पर। अरे वो तो पहली बार आया होगा ना भाई, उसे कुछ नहीं पता कि इस क्षेत्र में क्या क्या है। लेकिन भीमदेव और नायिका देवी बहुत ही खतरनाक थे। उन्होंने और जिनके इस क्षेत्र के यानी कि इस हिल एरिया के माउंट आबू के एक्सपर्ट थे। एक पहाड़ी इलाका कवर थी ना, पूरी कवर, समझ रहे हो कवर? ठीक है भाई। तो उस कवर थी, तो कवर में क्या रह के बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को हरा दिया जाता है। यानी क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी राजस्थान होते हुए आया, माउंट आबू पड़ा। माउंट आबू में क्या होता है कि इस क्षेत्र के एक्सपर्ट कौन थे? भीमदेव की सेना। इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं मजबूत पड़ जाती है भीमदेव की सेना और उनकी विजय होती है। तो इसकी पहली हार रही है। तो पहली हार कौन सी थी? यानी कि 1178 ईस्वी का जो आक्रमण हुआ इसमें इसकी पहली हार होती है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, और एक निवेदन है कि वो जो घंटा जो बेल आइकन जो आता है उसको आप दबा दीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आए। और हाँ, एक और बात आपसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां से जाकर मेरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, एक और बात कि टेलीग्राम ग्रुप से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, वहां भी आपको पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।